बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कविता कैसे बनती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि बच्चे खेल खेल में कोई न कोई शब्दों का तुकबंदी के प्रयास में एक कविता का रूप दे देते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है, घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लागा धागा, चोर निकल कर भागा। प्यारे बच्चों, ये सब पंक्तियाँ किसी कवि या शायर की नहीं है। ये बच्चे खेल खेल में खुद ही शब्दों को तुकबंदी का रूप देकर रच लेते हैं और इस तरह से हमारी एक कविता बन जाती है। कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। यह रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है। और आगे देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्ति। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही दिला समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में। चाँद के बारे में शमशेर बहादुर सिंह जी की बहुत ही सुंदर लाइन है। बच्चों, ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिद्म है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियाँ लेते हैं। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। बड़ी ही समझने वाली अर्थपूर्ण लाइन है बच्चों। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल दिया गया है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है अंगुली में। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है, पेशे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचें कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व होता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग हथौड़े की चोट रखता है। बिंब और छंद जो कि आंतरिक लय होते हैं, तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में जो कि बहुत ही सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं।
बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र पहुंच जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें। तट पर बगुलों की वृद्धाएं, तट पर बगुलों की वृद्धाएं, विधवाएं जब ध्यान में मगन, विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। बच्चों, ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफ़ेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सब सफ़ेद वस्त्र अनायास ही स्मृति में आपके आ जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। क्योंकि वह बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को देख लें तो वह हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है, हमारे मन पर अत्यधिक प्रभावित करती है। इसलिए कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। इसलिए किसी विचारक ने यह कहा था कि कविता एक ऐसी चीज़ है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण। बच्चों, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, स्वाद का अर्थ है कि जिस तरह से हम महसूस करते हैं कि ये खट्टा है, मीठा है, जो कि जीभ हमारे उसका माध्यम है, और स्पर्श का माध्यम त्वचा है, स्वाद का माध्यम जीभ है, दृश्य का माध्यम हमारी आँख है, और घ्राण यानी सूंघना, सूंघने का माध्यम हमारी नाक है, और श्रवण यानी सुनना, सुनने का माध्यम हमारा कान है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 अंगुलियों से पकड़ा जाता है। जिस कवि में जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़ होती है, वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है। छंद। बच्चों, छंद क्या है? आंतरिक लय है और कविता का अनिवार्य तत्व है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है नामक कविता को देखें। यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतात्मक लयात्मकता है। इसी तरह धूमिल की कविता मोची राम में ऊपर ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबूजी, सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। बहुत अच्छा भाव है बच्चों। कविता के उपयुक्त सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं।
नागार्जुन की एक छोटी सी कविता है, अकाल और उसके बाद। परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर। देखो यहाँ तो उनका भाव प्रकट हुआ है कि हाँ, वे कई दिनों की तक चूहों की, छिपकलियों की या कानी कुतिया सबकी क्या हालत रही। लेकिन जब दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बच्चों, इस कविता में अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है और बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में आई चमक और कौओं के द्वारा पंखों का खुजाया जाना। गांव के परिवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पांख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दें तो कविता का अर्थ बदल जाएगा, यानी कि कविता उतना मनोहर और उतना सुरम्य नहीं रह जाएगी। जैसे कई के स्थान पर बहुत शब्द रख दें। कई शब्द जो है एक एक दिन की अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ है, जो बहुत के द्वारा संभव नहीं था। आप देखेंगे कि इस कविता में एक साथ ठेठ, गवई शब्दों के साथ शिकस्त, गश्त जैसे उर्दू शब्द का भी प्रयोग इसे सहज परिवेश देता है। ध्यान देने की बात है कि यही कवि जब बादल को घिरते देखता है, जब बादल को घिरते देखा है, इस कविता में विराट प्रकृति भव्य हिमालय का सौंदर्य वर्णन करता है तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है। बच्चों, परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नज़रिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस वैयक्तिकता में सामाजिकता भी मिली होती है, हवा में सुगंध की तरह, कुछ निराला की सरोज स्मृति की तरह, घनघोर, निजी और उतनी ही सामाजिक। इसे वह भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कविता का यह बर्ताव ही कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं। बच्चों, कविता के कुछ प्रमुख घटक होते हैं। कविता भाषा में होती है, इसलिए जिस भाषा में भी हम लोग कविता लिखें
उसका सम्यक यानी पूरा का पूरा ज्ञान जरूरी है। दूसरा, भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर संरचना ऐसी कि पाठक को नई लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। नेक्स्ट है, छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक ही है। बच्चों, छंद के बारे में भी जो बुनियादी जानकारियाँ होती हैं वह भी आवश्यक है ही। मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी होता है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, इसलिए किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना, यही बातें कवि की ताकत बन जाती हैं। थैंक यू बच्चों।